पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा और दो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब भी हम एक सेल साइकिल बनाते हैं तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट ग्रोथ फेजेस ऑल्सो। Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we would be discussing about cell cycle in detail. तो सेल साइकिल क्या होता है सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का जो कि एक सेल के अंदर चल रहे होते हैं बिफोर इट डिवाइड्स। तो डिवीजन वाली चीज और जो भी उसके अंदर सारी चीजें होती हैं वो सारी ही सेल साइकिल के अंदर इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर देखें कि क्या क्या इवेंट्स हैं जो आपको सेल साइकिल में देखने को मिलेंगे, तो आपको पता है सबसे पहली चीज होती है जिसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेट्स, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज डॉटर सेल्स के पास डीएनए को भेजना है, तो अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो वो नहीं जा पाएगा डॉटर सेल्स में। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किस तरीके से डिवाइड करेगा। तीसरी चीज जो होती है उसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके अंदर सेल डिवाइड करता है। तो ये डिफरेंट फेजेस होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं एक सेल साइकिल के अंदर। इन सब के अंदर आपको याद रखना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट माइटोसिस और मियोसिस, तो माइटोसिस और मियोसिस को हम हमेशा कैरियोकाइनेसिस में कंसीडर करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियाई बना देगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा एंड साइटोकाइनेसिस होगी, यानी पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा और दो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब भी हम एक सेल साइकिल बनाते हैं तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट ग्रोथ फेजेस ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल एक साथ ये तीनों चीजें शो कर देगा, इन बिटवीन ग्रोथ फेजेस भी होते हैं जिन्हें हम जी के नाम से जानते हैं। जब भी हम एक सेल साइकिल बनाते हैं तो उसके अंदर दो मेजर फेजेस होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं। वन इज द इंटरफेज। इंटरफेज होता है रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल, जिसके अंदर सेल जो होता है वो रेस्ट कर रहा होता है, तो रेस्टिंग फेज नाम से भी इसे जानते हैं हम। दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है एम फेज। एम फेज होता है जिसे हम माइटोटिक या मियोटिक फेज बोल सकते हैं, वो डिपेंडिंग कि आप कौन से सेल को स्टडी कर रहे हो, माइटोसिस वाले सेल को स्टडी कर रहे हो या मियोसिस वाले सेल को स्टडी कर रहे हो। ज्यादातर सेल जब भी प्रेजेंट होता है वो इंटरफेज में ही लाई करता है। अराउंड 90% ऑफ द ड्यूरेशन सेल जो होता है इंटरफेज में ही लाई करता है, बाकी 10% है जिसमें वो एम फेज की साइड जाएगा। जब भी आप एक सेल साइकिल बनाओगे तो उसके अंदर हम इस तरीके से उसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके भी आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर एक होता है जिसे हम G1 फेज बोलते हैं, G1 फेज। एक होता है जिसे हम बोलते हैं एस फेज। इन सब के फंक्शंस जो भी आपके हैं वो मैं आपको बताऊंगी तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देन एक G2 फेज करके आता है, एक फेज G2 फेज, एंड उसके बाद एक होता है जिसे हम M फेज के नाम से जानते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं जो एक सेल साइकिल में आपको देखने को मिलेंगे। इंटरफेज में कौन कौन से फेजेस इंक्लूडेड होते हैं तो आप देख सकते हो M फेज को छोड़ के बाकी सारे, यानी इसके अंदर G1, G2 एंड S फेजेस इंक्लूड किए जाते हैं। एक और चीज जो हम बोलते हैं वो ये कि G1 एंड G2 फेजेस ग्रोथ फेजेस होते हैं। तो इनके अंदर बेसिकली सेल ग्रो करता है और कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है जो कि नेक्स्ट फेज के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल G1 फेज में सेल जो होगा वो बनाएगा S फेज में जो रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चीजें, उन्हें बनाएगा, और G2 फेज में जो भी वो चीजें बनाएगा वो वाली होंगी जो M फेज में रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमने बोला एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है या डीएनए डुप्लीकेट करता है। तो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कुछ भी टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक। एंड एम फेज इज द वन वेयर कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आ जाता है, तो वो मैंने आपको यहाँ बताया।
तो ये डिफरेंट फेजेस होते हैं जो एक सेल के अंदर होते हैं सेल साइकिल के दौरान। यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं, वो रीजन्स होते हैं जो कि इन फेजेस के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। ये चेक पॉइंट्स ये अलाउ करते हैं, ये देखने में हमारी हेल्प करते हैं कि वेदर अ सेल इज एबल टू प्रोड्यूस सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि नेक्स्ट फेज के लिए रिक्वायर्ड हैं या नहीं। तो चेक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल G1 से S के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैं एक चेक पॉइंट बना रही हूँ, इसे बोलते हैं G1 to S चेक पॉइंट। तो इसे G1 to S चेक पॉइंट बोला जाता है। ये बेसिकली वो वाला चेक पॉइंट होता है जिसे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द मेजर चेक पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेल को लगता है कि अभी उसे डिवाइड नहीं करना है या उसने वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करी जो चाहिए इसे डिविजन के लिए, तो यहाँ पे ही एक फेज होता है जो आ जाता है इसके नीचे, जिसे बोला जाता है G0 फेज। G0 फेज बेसिकली एक फेज होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता है। वो एक ऐसे फेज में चला जाता है वेयर इट इज नोन टू बी क्वाइसेंट, जिसे क्वाइसेंट फेज के नाम से जाना जाता है। तो जब भी हम G0 फेज की बात करते हैं, ये क्वाइसेंट फेज है। ये ऐसा फेज है जहाँ पे सेल जो है बिल्कुल साइलेंट हो गया है। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जो कि सेल डिविजन के लिए रिक्वायर्ड थी, एंड इट इज नॉट डिवाइडिंग एट ऑल। उसे G0 फेज या G0 फेज बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और भी ट्रांजिशनल चेक पॉइंट्स बीच में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल G2 और M के बीच में भी होता है, इसे बोलते हैं G2 to M चेक पॉइंट। और ये वाला जो चेक पॉइंट होता है ये होता है जिसे रिक्वायर्ड होती है MPF की। MPF बेसिकली मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर होता है, तो वो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। वो रिक्वायर्ड होता है M फेज के दौरान, बेसिकली बोला जाता है एना फेज के दौरान। तो जो भी G2M वाला चेक पॉइंट है वो ये इंश्योर करेगा कि MPF प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका ट्रांजिशन तभी ट्रिगर होगा जब MPF प्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई विद रिस्पेक्ट टू दी सेल साइकिल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट फेजेस और उनके अंदर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे कि G1 फेज के अंदर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। G1 फेज के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट, ज्यादातर ऑर्गेनेलीज यहाँ पे डुप्लीकेट करती हैं। ठीक है, इसकी जो भी लेंथ होती है वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। किसी सेल्स के अंदर छोटा G1 होता है, किसी के अंदर बड़ा होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। G0 फेज जो इसके बाद आता है G1 से कनेक्टेड होता है G0 फेज। तो ये होता है जिसमें सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव उन्हें बोला जाता है। बट दे डू नॉट डिवाइड, बट देयर इज नो डिविजन नहीं हो रहा होता। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें G0 फेज में कौन से सेल्स चले जाते हैं, तो इसका एग्जांपल सबसे कॉमन नर्व सेल आता है। नर्व सेल डिवाइड नहीं करते क्योंकि वो G0 फेज में रहते हैं। ये बेसिकली ट्रिगर पे डिपेंड करता है। अगर कोई सेल G0 फेज में है और उसे ट्रिगर मिल रहा है कि उसे डिवाइड करना है, तो वो वापस से G1 में आएगा और सारी सेल साइकिल फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एस फेज की, तो एस के अंदर आपको पता है डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से अगर इनिशियली डीएनए कंटेंट जो था, अगर मान लेते हैं हम डीएनए कंटेंट कितना था पहले, मान लेते हैं पहले था 2C, तो 2C से डिनोट, C से बेसिकली डिनोट करते हैं हम डीएनए कंटेंट को। तो आफ्टर एस फेज 4C हो जाएगा, डबलिंग हो जाती है, इसे डबलिंग बोलते हैं। तो डीएनए कंटेंट की डबलिंग होती है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू क्रोमैटिड डुप्लीकेशन। क्रोमैटिड एक्स्ट्रा बन जाता है एक क्रोमोसोम के अंदर। तो अगर इनिशियली, इसको भी मैं ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि अगर इनिशियली एक क्रोमैटिड था एक क्रोमोसोम में, तो आफ्टर एस फेज अब 2 हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर इज नॉट गेटिंग इंक्रीज। क्रोमोसोम नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो क्रोमैटिड का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है।
इसके अलावा इस पर्टिकुलर एस फेज में एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं इस एस फेज के अंदर, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट वन इज दी G2 फेज। हम एम फेज की बात नहीं कर रहे, उसकी बात हम माइटोसिस मियोसिस जब डिस्क्राइब करेंगे तब करेंगे। अभी मैं आपको G2 फेज बता देती हूँ। इसके अंदर 3 ऑर्गेनेलीज हैं जो डुप्लीकेट करते हैं। एक जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट करेगा, क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट करेगा इसी पर्टिकुलर फेज में, डिपेंडिंग कि उस सेल के पास है क्लोरोप्लास्ट या नहीं। एंड इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो होती है वो भी डुप्लीकेट करती है। तो इन सब की डुप्लीकेशन होती है G2 फेज के अंदर। तो ये मेजर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी ग्रोथ फेजेस में RNA प्रोटीन वगैरह भी बनते रहते हैं, तो उनकी सिंथेसिस भी साथ में चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो सिंथेसाइज नहीं होंगे। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो आपको हर एक फेज से रिलेटेड याद रखना है सेल साइकिल के। इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड डिस्कस अबाउट द एम फेज इन ग्रेटर डिटेल, जिसमें हम पहले माइटोसिस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।